जय हिंद फ्रेंड्स। आशा आई एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने आपको दीपावली की शुभकामनाएं दी थी, विश किया था। और कुछ टॉपिक के बारे में जो मैंने पढ़ा दिया है उसको उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं आप लोगों से मैं आई होप यू ऑल हैव सेलिब्रेटेड योर दिस फेस्टिवल प्रॉपरली परफेक्टली विथ योर फैमिली, एंड नाउ यू आर ऑल ready to start your study. Okay, so I think I should start class. Okay friend, यहाँ से समझते हैं हम लोग आगे की जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है, वो मैंने बताया था आपको सारी चीज़ें। और अब हम नेक्स्ट क्लासेस पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो हिग्स बोसॉन है। यहाँ पे हिग्स बोसॉन के बारे में समझेंगे और किस तरह से समझेंगे कोई भी पार्टिकल जो है, जो कण है, उस वो भारी कैसे होता है, कैसे वजन लगता है। ठीक है, उसमें वजन कहाँ से आया। अगर मान लीजिए हिग्स बोसॉन यानी हिग्स फील्ड हिग्स बोसॉन नहीं होते तो ये जो पार्टिकल में वजन है, जो मास है, वो नहीं होता। और अगर मास नहीं होता तो बताएं मुझे, क्या ये गैलेक्सी बन पाती, क्या स्टार बन पाते, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता? नहीं लगता। हमारा जो फॉर्मेशन है, हमारी शरीर जो बनी है, जो बाकी चीज़ें बनी हुई है पूरी दुनिया, क्या बन पाती? नहीं बन पाती। सारे जो पार्टिकल हैं मासलेस होते और लाइट की स्पीड से मूवमेंट कर रहे होते, ठीक, करते रहते, और एक दूसरे से कभी भी वो पास आकर के इंटरलिंक नहीं हो पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मास बिल्कुल उनके पास नहीं है और स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो कनेक्ट ही नहीं होते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आज हम हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ेंगे और हिग्स फील्ड के बारे में जानेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कण के या किसी भी पार्टिकल जिसको बोलते हैं, उसमें मास कैसे आता है, ये समझेंगे। ठीक है, रीजन वाई अ पार्टिकल, वाई अ मैटर हैज़ मास। ठीक है, कैसे एक पार्टिकल में मास होता है ये समझते हैं। यहाँ से हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड 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 मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, इसे मैंने आपको ये दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये फ्रेंड, ये पार्टिकल है, पार्टिकल पार्टिकल ऑफ पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर। ये समझ लीजिए, वो पार्टिकल हैं जो मैटर बनाते हैं। ठीक है ना, ये पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैटर बनाने के लिए, जो मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोसॉन, और ये बोसॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसी पार्टिकल में मास आने के लिए और फोर्स के लिए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, पार्टिकल ऑफ फोर्सेस, इन्हें पार्टिकल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। और यहाँ पे आगे मैं बताता हूँ, ये फ्रेंड फर्मियॉन्स, फर्मियॉन्स। और फर्मियॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्वार्क्स, फर्स्ट इज क्वार्क्स। और क्वार्क्स को अगर आप डिवाइड करें, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, शाम क्वार्क्स, रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स, देन बॉटम क्वार्क्स। ओके, इतने सारे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से बनता है प्रोटॉन, क्वार्क। जैसे टू अप क्वार्क को मिला करके और वन डाउन क्वार्क को मिला करके क्या बनता है फ्रेंड? प्रोटॉन बनता है। और फिर न्यूट्रॉन के बारे में देखें तो न्यूट्रॉन में वन अप क्वार्क होता है प्लस टू डाउन क्वार्क होता है, इनको मिला करके न्यूट्रॉन बनते हैं। और मैं जब आपको ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बताया था तो इसको एक्सप्लेन किया था, आप उस वीडियो को देखेंगे समझ पाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये इसको लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स में क्या है फ्रेंड, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, देन म्यून, म्यून, न्यूट्रिनो, नेक्स्ट टाउ, टाउ, न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं और इनका जो मास है बहुत ज़्यादा कम है, और ये बहुत आसानी से जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है फ्रेंड, ये आप अगर देखें तो बहुत मोटी दीवार को भी, मोटी वॉल को भी, बहुत थिक वॉल हो तो उसको बिना डैमेज किए आसानी से पास हो जाएगा। अगर इसे अर्थ से पास किया जाए न्यूट्रिनो को तो बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, और इसी से हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। और जब कोई भी फ्रेंड, जब भी कोई सुपरनोवा होता है या कोई ब्लैक होल मर्ज करता है तो बहुत सारा न्यूट्रिनो निकलता है, इमर्ज करता है। ठीक है ना, तो इससे हम चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, उस सुपरनोवा के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ब्लैक होल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ समझते हैं। ये जो बोसॉन है, गॉज बोसॉन, गॉज बोसॉन, एंड नेक्स्ट वेक्टर बोसॉन। नेक्स्ट इज स्केलर बोसॉन। यहाँ पे देखें तो ये जैसे ग्लूऑन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन, नेक्स्ट इज फोटॉन, नेक्स्ट ग्रेविटॉन। ठीक है, ये आपका ग्रेविटॉन है, ग्रेविटॉन। यहाँ पे हिग्स बोसॉन। ओके, और मैंने आपको फोर फोर्सेस बताए थे। मान लीजिए फर्स्ट मानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फैन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फोटॉन, बिकॉज ऑफ फोटॉन। सेकेंड वन, दैट इज डब्ल्यू जेड बोसॉन के कारण क्या आता है फ्रेंड? यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, थर्ड वन, दैट इज ग्लूऑन। ग्लूऑन के कारण आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स यू कैन से। ओके, फिर आता है फ्रेंड ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन में क्या है बताएं? ये है, इससे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने अभी बताया था आपको। देखें तो आप एटम आपने देखा होगा ना, एटम, अगर आप जो है, जैसे आपने आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप एटम के बारे में थोड़ा सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एटम क्या हैं। वो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप समझ जाएंगे किस तरह से ये एटम क्या है, एक पार्टिकल ही तो है ना। एटम क्या है फ्रेंड? पार्टिकल ही तो है ना। और इसी एटम में प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो इसे मास प्रोवाइड करता है। ठीक है, मास प्रोवाइड करता है, राइट। ये मास प्रोवाइड करता है, ये मैटर के फॉर्म, मैटर आता है। ठीक है, मैटर इससे आता है। और आप इधर देखें तो ये गॉस बोसॉन, वेक्टर बोसॉन, ग्लूऑन। ग्लूऑन के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जब कोई दो पार्टिकल जब जुड़ते हैं, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा उनके बीच, है ना, न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो जब वो न्यूक्लियर फोर्स होगा तो कैसा न्यूक्लियर फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा उनके बीच। यानी यहाँ पे एक ग्लूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलते हैं आगे, हम समझते हैं। अब आप देखें जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन, न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप देखते हैं रेडियो एक्टिव डिके। जब भी आप देखें कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कुछ भी चीज़ें जो टूटी फूटी हैं, जैसे आप देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजी जो आर्कियोलॉजिकल सॉरी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे, उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसी वीक न्यूक्लियर फोर्स का वहाँ पे स्टडी की थी, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो डिके कर रही हैं। ठीक है, कैसे जो पार्टिकल है वो डिके कर रहा है। तो यहाँ पे C14 कार्बन C14 को का डिके समझते हैं, इसी से हम चीज़ों को समझते हैं कि क्या उसका डेट है, क्या टाइम है, कब ये बना था और आज इसकी क्या एज है। समझ रहे हैं, एज समझते हैं इसी फोर्स के कारण। ठीक है, अब देखें ये जो फोटोन है फ्रेंड, फोटोन फोटोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। और ग्रेविटॉन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आज जो मेरा मोटिव है पढ़ाने का आपको, वो ये है कि किस तरह से कोई पार्टिकल में मास आता है। ठीक है, मास आता है, फिर उसी मास के लिए मास में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो क्या होता है, सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, जिससे गैलेक्सी बनती है। गैलेक्सी में ही स्टार होते हैं, स्टार बनते हैं, और फिर एनर्जी इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मास ही ना हो तो क्या न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है? क्योंकि जब वो पार्टिकल पास पास नहीं आएंगे तो कभी वो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाएगा। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तो सन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, हम समझते हैं यहाँ से। अब चलते हैं हम लोग हिग्स बोसॉन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं फ्रेंड। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा है, और आप पिछले वाले वीडियो को देखें, उससे और भी अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने इसको आपको बता दिया है, और एक बार रिवीजन के लिए आपको फिर से मैंने ये बताया था। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ, हिग्स बोसॉन के बारे में समझते हैं, हिग्स बोसॉन के बारे में। ठीक है, ये हिग्स बोसॉन के बारे में हम लोग समझते हैं। हिग्स बोसॉन के बारे में समझते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ सब एटॉमिक सब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल एसोसिएटेड एसोसिएटेड विथ एसोसिएटेड विथ हिग्स फील्ड। ये किससे एसोसिएटेड फ्रेंड, ये हिग्स फील्ड से एसोसिएटेड है। ये जो आप देख रहे हैं हिग्स बोसॉन, ये क्या करता है, इस फील्ड में रिपल्स को जनरेट करता है, जनरेटेड रिपल्स, जनरेटेड रिपल्स इन द फील्ड लाइक वेव इन वाटर। ये जो हिग्स बोसॉन है फ्रेंड, ये क्या करता है, हिग्स फील्ड में क्या करता है, रिपल यानी वेव तो क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये जब जनरेट कर रहा है रिपल्स का, और जिस तरह से आप देखते हैं, कभी आपने कोई आपने देखा हो, कोई पॉन्ड है, और पॉन्ड में आप मान लीजिए पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वाटर भरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें आपने कोई पत्थर फेंका। ठीक है ना, जब आपने कोई पत्थर फेंका तो इससे क्या होता है, इस तरह से वेव जनरेट होती है, इस तरह से वेव जनरेट होती है ना। तो ऐसे ही हिग्स बोसॉन के कारण इस हिग्स फील्ड में, क्योंकि मैंने अभी हम लोग अब समझेंगे आगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से समझिए। जिस तरह से ये पॉन्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है आपका,
यूनिवर्स है, स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पे हिग्स बोसॉन के कारण वो यहाँ पे हिग्स फील्ड बनी हुई है। मान लीजिए ये पूरा हिग्स फील्ड बनी हुई है, इस तरह से करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये इस तरह से बनी हुई है हिग्स फील्ड, ठीक है। हिग्स फील्ड यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हिग्स फील्ड है और जिस तरह से ये हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन क्या करेगा इसमें, इस तरह से वेव जनरेट करेगा, रिपल जनरेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। चारों तरफ वो होती है ना, इस तरह से, है कि नहीं बोले। ये चारों तरफ से, जैसे आप यहाँ पे पत्थर आपने गिराया तो ये चारों तरफ जाती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे राउंड बन जाता है ना, ऐसे राउंड, ऐसे आप देखें तो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती रहती है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे ही है। आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ये जो यूनिवर्स है पूरी तरह से हिग्स फील्ड से भरा हुआ है, यानी पूरे यूनिवर्स में हिग्स फील्ड ही है। अब थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ कुछ। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट, आपने दो मैग्नेट, आपने मैग्नेट तो चिपकाया ही होगा कभी ना कभी, है ना। मैग्नेट आपने, मैग्नेट से आपने खेला खेला होगा। यहाँ पे देखिए, यस पोल और यस, यहाँ पे एन पोल, एन पोल, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। और आपने, अगर आपने साउथ, अब अभी कभी आपने, जैसे आपने दो मैग्नेट लिया होगा और आपने जब उनके दोनों के हेड को पास लाए होंगे आप, तो चिपक गया होगा, है ना। लेकिन अगर आपने एक को फ्लिप किया, एक को पलटा और फिर से आप पास ले आए, तो वो रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे की ओर धकेल रहे हैं ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे बीच में आपको कोई भी चीज़ दिख रही है। जब आप कभी इन दोनों को ले जाएंगे पास में, तो देखेंगे कि आपको एक प्रेशर सा महसूस हो रहा होगा कि अरे भाई ये पीछे धक्का मार रहा है, धकेल रहा है, क्यों धकेल रहा है ऐसा, क्योंकि इसके बीच में तो कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही ये फील्ड होती है, ठीक है ना। ये फील्ड ऐसे ही होती है इन दोनों के बीच में, जो कुछ नहीं है ना, नथिंग इज विजिबल हियर, नथिंग इज विजिबल हियर ना, यहाँ पे समझ लीजिए नथिंग इज विजिबल हियर। ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड है जो इनविजिबल फील्ड है ना। एक इनविजिबल फील्ड है, समझ लीजिए आप। ये जो हिग्स फील्ड है, ये इनविजिबल फील्ड है। इसके कारण क्या आई, हिग्स फील्ड आई। और ये कैसी फील्ड है फ्रेंड, ये इनविजिबल है, इनविजिबल, इनविजिबल फील्ड। जैसे अभी हमने मैग्नेट के बारे में देखा था, क्योंकि दिखता तो नहीं कुछ ना। चलिए समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे इसे हिग्स बोसॉन के बारे में पहली बार कौन बताया, ठीक है, ये समझते हैं कि हु गेव और हु propounded फर्स्ट अबाउट हिग्स बोसॉन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बाय पीटर हिग्स एंड फ्रैंकोइस एंगलर्ट। और कब दिया, 1964 में। 1964 में पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट ने बताया कि एक हिग्स बोसॉन होता है, ठीक है। हिग्स बोसॉन के कारण ही इन्होंने थ्योरी दी थी, अभी कोई प्रैक्टिकल नहीं था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल आइडिया बताया था और उसे ट्राई किया था थ्योरेटिकल फॉर्म में प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हिग्स बोसॉन के बारे में बताया और यही जो पीटर हिग्स हैं, इन्हीं के नाम पे हिग्स रखा गया, ठीक है। और ये जो बोसॉन है फ्रेंड, बोसॉन, बोसॉन क्यों रखा गया नाम, तो ये इंडियन फिजिसिस्ट हैं, इंडियन फिजिसिस्ट, इंडियन फिजिसिस्ट, इनका नाम है सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस इनका नाम है। और इन्हीं के नाम से, बोस के नाम से बोसॉन पड़ गया। और कौन इस बोसॉन पॉइंट किया था, हु पॉइंट बोसॉन नेम, पॉल डायरेक्ट,
ऑल डायरेक्ट ने इनको ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए बोस से इनका नाम बोसॉन रख दिया, और तब से इसका ये बोलने लगे इसको हिग्स बोसॉन। ओके, चलते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी के लिए क्या किया गया, चलते हैं यहाँ समझते हैं। आप लोग वन बाय वन ऐसे लिख सकते हैं ऊपर नीचे करके, ये समझिए। यहाँ पे हिग्स बोसॉन की डिस्कवर्ड discovered in 2012 at CERN, CERN's लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। ठीक है फ्रेंड, इस पे क्या हुआ, एक सर्न, ये जो आप सर्न देख रहे हैं ये है यूरोपियन 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 सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, और इसी के अंडर में ये एक बना लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, इन शॉर्ट LHC। तो मैंने ये लिखा हुआ है। और ये बना कब फ्रेंड, का फॉर्मेशन हुआ 31 मार्च 2010 को, 31 मार्च 2010 को इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ समझते हैं। ये जो सर्न है इसकी रेगुलेटरी बॉडी है ना, ये क्या है, ऑपरेटेड बाय सर्न। ठीक है फ्रेंड, और ये देखें तो ये जो सर्न है ये है कहाँ, ठीक है, ये सर्न का सिचुएशन क्या है, तो ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फ्रांस के पास, जर्मनी और फ्रांस फ्रांस के बॉर्डर के पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम समझते हैं आगे। ये स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ है हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी करना। ठीक है, इसीलिए ये लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर बनाया गया, और ये फाइनली तैयार हुआ 31 मार्च 2010 को। ओके, चलिए आगे समझते हैं यहाँ से। तो ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, ओके, आप लोग लिखते रहें, आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ से। फिर ये देखेंगे तो ये क्या है, मोस्ट पावरफुल, ये लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के बारे में बात कर रहा हूँ। मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, और ये फ्रेंड अराउंड 175 मीटर डीप इन ग्राउंड, जमीन के नीचे ये 175 मीटर नीचे है। ठीक है, और ये कैसे है, 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल, लॉन्ग टनल है। ठीक है, 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल बना हुआ है, उसी में ये है चीज़ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से है, चलते हैं। ये जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है ये किसके अंडर में आता है फ्रेंड, मैंने अभी बताया, ये सर्न के अंडर में आता है, समझते रहें, सर्न के अंडर में आता है। ठीक है, और ये किसके लिए बनाया गया, ताकि जो पीटर
हिग्स ने, ये जो पीटर हिग्स हैं और फ्रैंकोइस एंगलर्ट ने हिग्स बोसॉन की थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन बताया था। ये प्रेडिक्शन है इनका, ये गेस कर रहे थे, है ना, कि भाई देखो ये हिग्स बोसॉन के कारण ही सारे पार्टिकल में मास आ रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में इसे 2012 में डिस्कवर कर लिया गया, किसके द्वारा, लार्ज हादरन कोलाइडर के द्वारा, ठीक है, बाय लार्ज हादरन कोलाइडर इट वाज डिस्कवर्ड इन 2012। ओके, तो यहाँ पे ये 31 मार्च 2010 को पूरी तरह से रेडी हो गया प्रैक्टिकल करने के लिए। और इसे बोला जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, सबसे बड़ी लेबोरेटरी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी, ठीक है। फिर मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल को अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरह से है, जो प्रोटॉन है उसे इतना स्पीड दी जाती है कि उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो जाए, उसे इतना थ्रस्ट दिया जाता है कि उसे वो लाइट के स्पीड के इक्वल स्पीड हो जाए उसकी, और फिर उसको टकराया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सेलरेटर। आपने देखा होगा बाइक में एक्सेलरेटर होता है ना, भाई गाड़ी को रेस दे सकते हैं, तो उसी एक्सेलरेटर को आप क्या करते हो, घुमाते हो, तो क्या होता है, जो इंजन होता है वो रेस लेता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करता है, पार्टिकल को घुमाने के लिए एक ये एक्सीलरेटर है, ठीक है। आप देखें तो ये 27 किलोमीटर, अब मैं आपको समझाता हूँ आगे, चलिए। और ये कहाँ पे है, सर्न, ये है फ्रेंड जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ओके, मैं इसको अभी रेज करता हूँ, हाँ, मैं इसको रेज करता हूँ या फिर यही मैं समझाता हूँ आपको, समझ लीजिए इसको। ये मान लीजिए कि जैसे आपका मान लीजिए हमारा गांव है, ठीक है, हमारे अपने गांव में एक पाइप चारों तरफ से ऐसे ही, यहाँ बीच में घर वगैरह सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इधर है घर वगैरह सारे, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 175 यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने पीट बनाया, गड्ढा बनाया, और उसमें इस तरह से पाइप के फॉर्म में डाल दिया। यही है 27 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई, देख रहे हैं आप, यही टनल है, ये एक पाइप है, बड़ा सा टनल है, ठीक है, क्लियर है, चलिए। और यहाँ पे एक नहीं है, दो है, ठीक है, दो पाइप, ठीक। यहाँ पे एक पाइप में प्रोटॉन को इस तरह से मूवमेंट कराते हैं और दूसरे पाइप में प्रोटॉन को इस तरह से मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। और बीच बीच में लगे होते हैं फ्रेंड मैग्नेट, जो इसको थ्रस्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी, है ना, यहाँ पे आप देखें तो इन्हें थ्रस्ट मिलता है, और ये क्या करते हैं, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसको मूवमेंट इतना फास्ट करा जाता है जब तक कि इसकी स्पीड जो हो लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो जाती, है ना। इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, लगभग लगभग 99.99999% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। तब इसे क्या किया जाता है, लार्ज हाइड्रल कोलाइडर में टकराया जाता है, एक दूसरे के सामने सामने टकराया जाता है, ठीक है। क्यों क्यों टकराते हैं, क्यों इसको हिट करवाते हैं, ताकि हम जो है, वो जो बिग बैंग हुआ था, जो यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ था जिसके कारण यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, वो फिर से रिक्रिएट कर सके, फिर से रिक्रिएशन के लिए ये किया जाता है। यानी इस समय टाइम जब आपका बिग बैंग हुआ था, उससे लेकर के आप देखें तो 10⁻⁻20 12 सेकेंड के बाद की कंडीशन यहाँ पे बनाई जाती है। जब बिग बैंग हुआ उसके 10⁻12 सेकेंड के बाद जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को यहाँ पे बनाया जाता है। और मैंने बताया था यहाँ पे क्या फॉर्म हुए थे फ्रेंड, क्वार्क्स, क्वार्क्स फॉर्म हुए थे, इलेक्ट्रॉन था, और क्या था फ्रेंड, यहीं पे क्या था, फोटोन था। और इसी फोट यहाँ पे आप देखें क्वार्क को मिला करके प्रोटॉन बना था, न्यूट्रॉन बना था। यही चीज़ तो मैंने अभी बताया था पिछले स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में, आप देख सकते हैं, मैंने वही चीज़ बताया था, जो टू अप क्वार्क मिल करके और एक डाउन क्वार्क मिल करके प्रोटॉन बनाया था, और एक अप क्वार्क और टू डाउन क्वार्क मिल करके न्यूट्रॉन बनाया था, ठीक है। यहीं से क्वार्क बना था और फिर मास आने लगा और सारी चीज़ें बाहर की ओर निकल रही थी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी, है ना, डार्क एनर्जी है, जिसके कारण अभी भी एक्सपांशन हो रहा है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, अभी भी यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू हबल,
ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हबल एक्सपेंशन यूनिवर्स थियरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये मैंने बता दिया किस तरह से वो लेबोरेटरी है जिसमें हम बोसॉन के बारे में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग समझते हैं हिग्स फील्ड के बारे में। हिग्स फील्ड में फ्रेंड क्या है कि जैसे मान लीजिए एक पार्टी हॉल है, यहाँ पार्टी चल रही है, यहाँ मान लीजिए पार्टी चल रही है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी चल रही है। मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी आता है ए, ये क्या है, सेलिब्रिटी है। ठीक है, और यहीं पे कोई बी आता है जो एक नॉर्मल इंसान है, मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मल इंसान है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी को भी ले लेता हूँ, किसी भी मान लीजिए यहाँ पे मैं लेता हूँ अक्षय कुमार को, है ना, मैं यहाँ लेता हूँ अक्षय कुमार को। ठीक है, ये अक्षय कुमार जी हैं, और ये मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैं हूँ, और ये भाई अक्षय कुमार जी हैं। ठीक है, ये आते हैं इस हॉल में, तो मुझे बताएं इनसे कितने लोग मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए लोग किसको ज़्यादा ध्यान देंगे, किससे ज़्यादा बातें करना चाहेंगे, किससे ज़्यादा मिलना चाहेंगे। ऑफ कोर्स भाई अक्षय कुमार जी से मिलना चाहेंगे, राइट, मुझसे, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है तो मुझसे कौन मिलना चाहेगा, राइट। तो यहाँ पे, और मैं कोई उनकी तरह से भी तो नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा बताएं आप। तो यहाँ पे ये लोग इनको चारों तरफ से घेर लेंगे, तो इनको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे ना, आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट। ज़्यादा ज़्यादा देर तक इनसे लोग इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर तक इंटरेक्शन होगा, है ना। देखो इंटरेक्शन, देखो मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन ऑफ पीपल, ऑफ पीपल विथ अक्षय कुमार। मोर इंटरेक्शन ऑफ people with Akshay Kumar leads to more value, क्योंकि भाई उनकी मोर वैल्यू है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तभी तो लोग उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। और अगर मेरी आप कंपेयर करें तो देखो मुझे कोई जानता नहीं है, तो इसलिए लोग मुझसे कम इंटरेक्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा लोगों से, उतना ज़्यादा मास होगा। इसी तरह से पार्टिकल को अगर आप ले लें कि कोई पार्टिकल जब इस फील्ड से, मान लीजिए हिग्स फील्ड है ये, और जब इस हिग्स फील्ड से मूवमेंट करता है, इस हिग्स फील्ड के अंदर से मूवमेंट करता है, तो जो ज़्यादा देर तक इस फील्ड से इंटरेक्शन करेगा फ्रेंड, है ना, जब पार्टिकल ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा इस फील्ड से, तो उसका मास ज़्यादा होगा। जो पार्टिकल इससे लेस इंटरेक्ट करेगा, लेस यहाँ पे इंटरेक्शन करेगा, उसे क्या होगा, उसका मास लेस होगा। और अगर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है तो उसका मास क्या होगा, जीरो होगा। जैसे फोटोन, लाइट, लाइट का मास क्या है, फोटोन का मास क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि वो इस हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आई थिंक आप जो है इसे अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ पार्टिकल, पार्टिकल, पार्टिकल विच, पार्टिकल्स विच पास, विच पास थ्रू, विच पास थ्रू, विच पास थ्रू दिस हिग्स फील्ड। ठीक है,
दिस हिग्स फील्ड ड्यू टू ड्यू टू इंट्रैक्शन ड्यू टू इंट्रैक्शन इट गेन्स मास। ठीक है, अगर ये इंटरेक्शन फ्रेंड ज़्यादा होगा मीन्स मोर इंटरेक्शन विथ, क्या मैं लिखता हूँ, मोर इंटरेक्शन विथ हिग्स फील्ड, हिग्स फील्ड मीन्स मोर मास, मोर मास। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज़्यादा करेगा इससे क्या होगा, ज़्यादा मास होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लेस लेस इंटरेक्शन कर रहा है, लेस इंटरेक्शन विथ हिग्स फील्ड लीड्स लेस मास, लेस मास जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नो इंटरेक्शन। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ नो इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या होगा फ्रेंड, नो मास। जैसे कि फोटोन, फोटोन मीन्स लाइट, लाइट। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया, आप लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, चलिए, मैं इसको ये बताया इसलिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मास कैसे आता है। तो यहाँ पे हिग्स फील्ड से जितने भी पार्टिकल हैं जब पास होते हैं, जब ज़्यादा देर तक वो उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, ज़्यादा देर तक रहता है, जैसे मैंने अभी एक पार्टी जो है हॉल में चल रही है और कोई आपका ही दोस्त आ जाए, तो आप चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और उससे काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तो इससे वो क्या होता है, ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, ज़्यादा वहाँ से बातें कर रहा है एक दूसरे से। लेकिन एक अनजान व्यक्ति जो आता है और डायरेक्ट जाता है भोजन जो खाना लेता है या कुछ भी जो वहाँ पे बना हुआ है, जो भी व्यवस्था है, ठीक है, वहाँ पे जाता है काउंटर पे और वहाँ से अपना अपने थाली में जो है पूरा खाना भरता है और खाता है बढ़िया से, और उसके बाद चला जाता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है उसका। तो यानी यहाँ वहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी और से, तो उसका जीरो मास है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा विथ हीट फील्ड दैट गेन मोर मास, और जो लेस करेगा वो लेस मास, और जो बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करेगा वो कोई भी मास नहीं करेगा, यानी उसका मास जीरो होगा। और वो हमेशा कभी भी किसी को ना अट्रैक्ट करेगा और ना ही क्या करेगा, वो रिपल करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए फ्रेंड, अब मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ से आगे वो सारी चीज़ जो मैंने लिखवाया है उसे आप बढ़िया से लिख लीजिएगा और फिर से दोबारा रिवाइज करिएगा, ये समझ में आएंगी आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये बताया, ये एक पार्टी हॉल है, यहाँ पे पार्टी चल रही है, पार्टी हॉल है। ठीक है, और आप भी यहाँ पे हैं, है ना, और बहुत सारे आपके और दोस्त हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, आप मान लीजिए बहुत सारे दोस्त हैं आपके, ये मान लीजिए। ठीक है, और एक आपका यहाँ से बाहर से आपका दोस्त आया, तो आप सारे लोग इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से क्राउड बना लेंगे, उसको घेर लेंगे, उससे बातें कर लेंगे, उसके बारे में पूछ लेंगे क्या कर रहे हो, कैसे, सारी चीज़ें बातें कर लेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, तो उसे आप जल्दी से इस काउंटर, मान लीजिए एक काउंटर है, इस काउंटर पे आप इसको जाने नहीं देंगे। आप इसको क्या करेंगे, रोक के रखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति वैसे आए जो जो आप लोगों को नहीं जानता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको उससे तो आप बात नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट जाएगा और आसानी से इस काउंटर पे जाएगा, इनसे बातें करेगा, अपना जो भी इसको लेना होगा लेकर के अपना पार्टी को एंजॉय करेगा और फिर से चला जाएगा, मतलब कि निकल जाएगा। ठीक है, बाहर। लेकिन ये व्यक्ति क्या करेगा भाई, ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत ही इसको प्रॉब्लम होगी, इसको निकलने में, यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लग जाएगा। तो जितनी देर तक इंटरेक्ट करेगा वो उतना ही मास होगा। ऐसे इसको आप इलेक्ट्रिक हिग्स फील्ड समझ लीजिए कि कोई पार्टिकल जब जा रहा है और हिग्स हिग्स फील्ड में
ज़्यादा देर तक रुक रहा है, इसमें ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, ज़्यादा देर तक रुक रहा है, तो उसका मास ज़्यादा होगा। और अगर कम देर तक रुकेगा, कम इंटरेक्शन करेगा, तो कम मास होगा। और बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं करेगा तो ज़ीरो मास होगा। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा मैं ये बताता हूँ, अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो क्या होता? है ना? मान लीजिए हिग्स फील्ड नहीं होती तो क्या होता? बोलिए, अगर हिग्स फील्ड नहीं होती दोस्तों तो क्या होता? विदाउट हिग्स फील्ड, विदाउट हिग्स फील्ड, अगर हिग्स फील्ड नहीं होती तो बताएं क्या होता? जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल, क्या उनके पास जो पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम, जो बनते हैं एटम लास्ट में, तो क्या इनमें मास होता? मास ही नहीं होता। और जब मास नहीं होता तो बताएं क्या मास नहीं होता तो क्या बताएं यहाँ ग्रेविटेशन होता? बताएं ग्रेविटेशन होता है यहाँ पे? भाई ग्रेविटेशन भी नहीं होता। और जब ग्रेविटेशन नहीं होता तो ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते। और जब फ्यूज नहीं होते तो क्या स्टार फॉर्मेशन, यहाँ पे सॉरी, क्या क्लाउड फॉर्म होता? ये जो क्लाउड फॉर्म हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन, जो मतलब कि जो भी भारी चीज़ें हैं वो अपने चारों तरफ जो है की चीज़ों को खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, क्या ऐसा होता? नहीं होता। और जब नहीं होता तो क्या गैलेक्सी बनती दोस्तों? गैलेक्सी बनती? गैलेक्सी भी नहीं बनती। और जब गैलेक्सी नहीं बनती तो इसमें स्टार कहाँ से आते भाई? जब स्टार्स नहीं आते तो इसमें प्लैनेट कहाँ से आते? और जब प्लैनेट्स नहीं होते तो क्या हमारा जीवन होता? हम इस पे आ पाते? क्या लाइफ फॉर्म हो पाती? है ना, बताएं, क्या लाइफ फॉर्म हो पाती? बताएं आप, लाइफ फॉर्म हो पाती? नहीं हो पाती। मतलब कि हिग्स फील्ड क्यों है? क्योंकि हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन है। इसीलिए हम हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल का भी नाम देते हैं, गॉड पार्टिकल का भी नाम देते हैं। इसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसी के वजह से यूनिवर्स इस तरह से आज जिस तरह से बना हुआ है, इसी हिग्स बोसॉन के कारण है, इसलिए इसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं फ्रेंड? हिग्स बोसॉन को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी कारण हिग्स फील्ड बनती है। और हिग्स फील्ड से जो भी पार्टिकल ज़्यादा देर तक इंटरेक्ट करता है उसका मास ज़्यादा होता है, जो कम देर तक इंटरेक्ट करता है उसका मास कम होता है, और जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता है वो उसका मास क्या होता है? ओके फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्पेस टाइम, फैब्रिक एंड ग्रेविटेशनल वेव और कुछ ऑब्जर्वेटरीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज लीगो, फर्स्ट इज लीगो, सेकेंड है इलिसा, और इसके बाद फ्रेंड हम पढ़ेंगे कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टिलेशंस यानी तारामंडल। ठीक है, 88 है हमारे यहाँ गैलेक्सी में, तो 88 कॉन्स्टलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आप अपने सोलर सिस्टम में आ जाएंगे, सोलर सिस्टम में आ जाएंगे, और सोलर सिस्टम में हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं, प्लैनेट नहीं कहते। ठीक है, क्यों। फिर यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ जो आपने देखा होगा ऊट क्लाउड, सॉरी, ऊट क्लाउड, कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट,
और भी चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ पे, जैसे एस्टेरॉयड है, कॉमेट है, मेटेओर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स भी बनाएं और लिखते हुए पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाएं, प्रॉपर बनाते जाएं और सेल्फ स्टडी भी करें, उसको रिवाइज भी करें, सारी चीज़ समझते रहें। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो भी स्टेप नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे फ्री होकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।